जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज है परीक्षण 25। इसके पहले हमने 1 से लेकर के 24 तक का परीक्षण अपलोड कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणाओं को लेकर के ये परीक्षण बनाया गया है। आगे के परीक्षण के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ परीक्षण 25 में जो पहला क्वेश्चन है कि 250 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। यहां पर मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो कहने का मतलब यह है कि मूलधन तो हमको पता ही है, मूलधन कितना है 250, हमको पता नहीं है तो क्या नहीं पता है, ब्याज पता नहीं है। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज का सूत्र होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय। यहां पर मूलधन है आपका 250 और दर कितना है, दर है आपका 5% वार्षिक, तो ये 5/100 है ना। और उसके बाद समय कितना है, समय है आपका 3 वर्ष। ठीक, अब इसको हम हल करते हैं, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि 5 दूनी हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 5×5 = 25, ठीक है। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 5×5×3 और नीचे में है आपका 2, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। अब उसके बाद देख रहे हैं कि 5 दिया हो गया 15 और 15×5 हो जाएगा आपका 75, तो 75/2। अब इसको हम दशमलव के रूप में लिखें तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, साथ में 6 गया बच गया 1 और ये 5 के आगे में आ जाएगा, हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 15 में 14 तो बच जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे तो 1 के बाद हम शून्य लगा सकते हैं, तो 2×5 हो जाएगा 10। कहने का मतलब यह है 75 का आधा 37.5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्याज। तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन होगा आपका 250 में आप ब्याज को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37.5, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 0.5 को 0.5 तो आप लिख ही लीजिए। फिर हम ये देखते हैं इकाई में इकाई को जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 7, है ना। और 3 और 5 को हम जोड़े दहाई को तो ये हो जाएगा 8 और 2 का 2, 287.5 ये उत्तर आ रहा है। और यहाँ पर देखें हम ऑप्शन में तो सी ऑप्शन है 287.50, ये इसका सही उत्तर होगा। ये मिश्र धन बराबर ये उत्तर है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई क्या है, दुगुनी है चौड़ाई से। कहने का मतलब यह है कि लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणित चौड़ाई, मतलब चौड़ाई से दोगुनी है तो तभी तो बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि यदि कमरे की लंबाई 30 मीटर है, 30 मीटर है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 गुणित चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई का मान हो जाएगा, ये 2 जो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये चौड़ाई का मान हो जाएगा 30/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 15 हो जाएगा 30, यानी 15 आ गया। चौड़ाई कितना आ गया 15। अब इसके फर्श का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको फर्श का क्षेत्रफल बताना है। फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा कमरे की लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई है 30 और चौड़ाई है यहाँ पर 15 क्या मीटर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका हम देख रहे हैं, तो 15 तिया हो जाएगा 45 और शून्य का शून्य और ये भी मीटर है तो वर्ग मीटर, ये इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। तो 450 वर्ग मीटर ये इसका सही उत्तर है। तो 450 वर्ग मीटर ये आपका भी ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि एक स्कूल में 120 विद्यार्थी हैं, किसी निश्चित दिन 10% विद्यार्थी अनुपस्थित थे, उस दिन कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। देखिए अनुपस्थित को दे दिया है, अनुपस्थित है 10%, ठीक है अनुपस्थित, और उस दिन कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, तो 90% विद्यार्थी उपस्थित थे और टोटल है कितने 120, तो 120 का 90% कितना हो जाएगा, तो देखिए 120 गुणा 90 हो जाएगा 100, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, तो 12 नियम हो जाएगा 108, माने उस दिन जो है 108 विद्यार्थी उपस्थित थे। ए ऑप्शन 108 ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
8 कुर्सियों का मूल्य उतना ही है जितना कि 3 मेजों का। यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि 8 कुर्सी का रेट जितना भी बढ़ रहा है वो 3 मेज के बराबर है। साथ में यह भी दिया है कि एक कुर्सी का मूल्य 17.40 हो तो एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य कितना है आपका, एक कुर्सी का मूल्य 17.40, तो 8 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा। अब सीधा सीधा इसमें 8 कुर्सी का मूल्य यदि हमको ज्ञात करना रहे तो सीधा हम क्या करेंगे, 17.40 में हम 8 का गुणा कर देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 8 शून्य का शून्य है ना, और 8 चौक 32 का 2 हाथ में आया 3, 8 सत्ते हो जाएगा 56, 56 और 3 हो जाएगा 59 का 9, हाथ में आया 5 आ गया, ठीक है, और 8 एकम 8 और 5 हो जाएगा आपका 13। अब यहां पर देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहां पर दशमलव लगा सकते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा 139.20। ये इतना रुपया है 8 कुर्सी का मूल्य। तो ये इतना जो मूल्य है ये तो 3 मेज का भी मूल्य बन रहा है, 3 मेज का भी, तो एक मेज का क्या हो जाएगा, ये 3 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहां पर ये कटेगा, ठीक है, और जो भी उत्तर आएगा वो एक मेज का मूल्य हमको मिल जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 एकम 3, 3 चौक हो जाता है 12, तो 13 में 12 गया, बच गया 1, और ये 9 के आगे में आ जाएगा तो 19 हो जाएगा, फिर हो गया 3 छिक्का 18, फिर आपको दशमलव लिखना है, यहाँ पर 19 में 18 गया, बच गया 1, वो 2 के सामने में चला जाएगा तो हो जाएगा 12, 3 चौक हो जाएगा वो 12 और 3 शून्य शून्य, ठीक है, तो ये उत्तर आ रहा है आपका 46.4, 46.4 ये इसका उत्तर होगा। यहां पर देखिए बी ऑप्शन 46.40 ये सही उत्तर है। ये इस प्रकार से आपको बना लेना है। अगला प्रश्न हम देखें कि यदि भाजक 10 है और भागफल 11 है और शेषफल 4 हो तो भाज्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपको पता ही होगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाजक कितना है, भाजक है 10 और भागफल है आपका 11 और शेषफल है आपका 4। हम ज्ञात कर लें, सबसे पहले हम गुणा काम कर लेंगे तो 11 एकम 11 और शून्य का शून्य 110 आ गया और उसमें हम 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 114, तो 114 क्या होगा, भाज्य होगा, तो ये ए ऑप्शन 114 ये सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं वो है कि 3 और उसके तिहाई में क्या अंतर है। 3 है एक संख्या तो, और उसके तिहाई मतलब 3 का 1/3 कितना होगा, 3 का 1/3 मतलब हो जाएगा 3 गुणित 1/3, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 ये कट गया, उत्तर आ जाएगा 1 एकम 1, एक ही उत्तर आ रहा है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि 3 और उसके 1/3 मतलब 3 और उसका 1/3 हो रहा है 1, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 में 1 गया तो आ जाएगा 2, तो सी ऑप्शन है 2 ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। देखिए 15 में 11, 15 भाग में 11 भाग, यहां पर 4 भाग छूट गया, 4 भाग यहां छूटा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 16 में 13, 16 में 13 मतलब 3 भाग छूटा है यहां पर। उसी तरीके से देखें तो 17 में 15 तो यहां पर 2 भाग छूटा हुआ है, और यहां पर है 11 में 10 यानी एक ही भाग छूटा हुआ है, साथ में कम भी हिस्सा हुआ है, ठीक है, 11 हिस्सा हुआ है, इसमें तो अब 15 हिस्सा, इसमें 16 हिस्सा, इसमें 17 हिस्सा, तो जिसका हिस्सा कम हुआ है और साथ में देख रहे हैं कि ज्यादा ही अंश को प्रदर्शित कर रहा है, तो सीधी सी बात है इसको आप देख करके भी जान जाएंगे कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, 10/11 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगला प्रश्न है कि 18 और 45 का महत्तम होगा। 18 और 45 का महत्तम हमको तब तक इसको भाग करना है जब तक कि दोनों संख्याएं विभाजित होते रहें। सबसे पहले हम देखें तो 2 में तो 18 जाएगा लेकिन 45 नहीं जाएगा, फिर हम देखते हैं 3 में, 3 छिक्का 18, 3 एकम 3 और 4 में 3 गया बच गया 1, 3 पंचे हो जाएगा 15। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 3 में फिर से जाएगा तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6 और ये 3 पंचे 15। अब उसके बाद जो है कोई ऐसा संख्या, दोनों संख्या जो है जाने का नहीं है, तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा 3 गुणित 3 यानी 3 तिया 9, तो यहाँ पर उत्तर होगा बी ऑप्शन 9,
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, वो है लघुत्तम समापवर्त से कि 1, 3, 5, 7 और 9 का लघुत्तम है। यहां पर 1, 3, 5, 7 और 9 का लघुत्तम है, सबका लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 में हम पहले देख लेते हैं, एक तो जैसा का तैसा उतरेगा, 3 एकम 3, 5 का 5 उतर जाएगा, 7 का 7, 3 तिया 9। अब उसके बाद देख रहे हैं तो क्या क्या है, इस सारे जो अंक है वो है अभाज्य गुणनखंड, तो सीधा हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 तिया या 3 सत्ते 21 और 21 पंचे हो गया आपका 105 और 105 तिया हो जाएगा 3 पंचे 15 का 5, हाथ में आया 1, 3 शून्य शून्य और 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, ये 315 हो जाएगा। 315 इसका सही उत्तर होता है। ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन हम देखें तो ये देखिए सी ऑप्शन 315 है, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 13 को 17 बार जोड़ने का फल है, तो 13 को 17 बार जोड़ोगे, इससे अच्छा 13 को 17 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 तिया 21, हाथ में आया 2, 7 एकम 7 और 2 हो जाएगा 9। फिर हम एक का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक का पहाड़ा 3 बार, तो 1 तिया 3, 1 एकम 1, ये हो गया 1 और ये आपका 9 3 हो जाएगा 12, हाथ में आया 1 और 1 1 हो जाएगा 2, 221। 221 है इसका उत्तर। देखिए डी ऑप्शन 221 ये सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2 सही 2/3 का 2 सही 2/3 को किससे गुणा किया जाए कि गुणनफल 24 मिले। यहां पर 2 सही 2/3 को किससे गुणा किया जाए, इसको जो है मान लो 1 से गुणा किया जाए। ठीक है, और तो कितना उत्तर आ जाता है, गुणनफल 24 आ जाता है। ठीक है, हमने इसे गणितीय व्यंजक के रूप में लिख लिया। अगले स्टेप में करेंगे क्या, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 हो गया 8, तो 8/3 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगले स्टेप में हम x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/3 को इधर पक्षांतर कर देते हैं 24 तरफ, तो ये 3/8 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 8 एकम 8, 8 तिया 24, फिर हम देखते हैं कि 3 तिया 9 हो जाता है। तो 2 सही 2/3 को 9 से गुणा करें तो गुणनफल 24 आएगा। ए ऑप्शन 9 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 20 भागित कोष्टक में 4 भागित 5 का मान है। यहां पर हम करेंगे क्या, यहां पर लिख लेंगे 20 भागित को भागित ही रखने दें और यहां पर 4 भागित 5 है, उसको हम 4/5 के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 20 और इस भागित को गुणा के रूप में हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4। अब उसके बाद हल कर लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 5/5 यानी 25, तो 25 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है 25, ये इसका सही उत्तर है। फिर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं कि तो यहाँ पर 0.125 गुणित 800 का गुणनफल है। तो करते क्या है, 0.125 गुणित 800 को हम गुणा कर रहे हैं। कुछ समय के लिए हम दशमलव और ये इधर शून्य को हम नजरअंदाज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 8 पंचे हो जाएगा 40 का शून्य, हाथ में आया 4 और 8 दूनी हो जाएगा 16 और 16 4 हो जाएगा आपका 20 का शून्य, हाथ में आया 2 और 8 एकम 8 और 2 हो गया आपका 10। फिर उसके बाद इस 2 शून्य को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंक है, तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद 3 अंक रहे ऐसा हम दशमलव लगा लिए, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 100। तो 100.00 ये उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो बी ऑप्शन क्या है, 100 इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें तो क्या होगा कि 3/10,000 गुणित 3/10 के योगफल को दशमलव में बताओ। तो 3/10,000 और 3/10, इसी को दशमलव में पहले हम बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दशमलव में हम बनाए तो इसके लिए हमको हर को 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव है पीछे में 1 2 3 4, 4 कदम इसको बाईं ओर चलाना पड़ेगा। जैसे ही हम 4 कदम चलाए, हमको ऊपर में भी यही काम करना है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर दशमलव है 1, फिर उसके बाद 0 2 3 4, 4 कदम हम चलाए तो क्या हो जाएगा 0.0003, ये इस प्रकार से उत्तर आ रहा है।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर दशमलव है, ये हम मान के चलें 10 को हम 1 बनाए तो एक कदम चलाएंगे दशमलव को बाईं ओर, तब जाकर के ये 1 आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको एक कदम चलाना पड़ेगा तो 0.3 हो जाएगा उत्तर। ठीक, तो अब इन दोनों को हम जोड़ दें, तो यहाँ पर हम दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो दशांश में क्या है आपका, दशांश में 3 है, शतांश में 0 है, इधर 0 है और 3 का 3 है, ये इस प्रकार से 0.3003 ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो डी ऑप्शन देख रहे हो 0.3003 ये इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है 1550 का 5% क्या होगा। तो 5% को हम 5/100 के रूप में हम लिख सकते हैं, फिर हम ये इसको गुणा कर देंगे, का की जगह में हम गुणा लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये इस तरीके से, फिर ये कट गया, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माने 155 को आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि 2 सत्ते हो जाता है आपका 14, 15 में 14 गया, बच गया 1, फिर 5 उतारे, फिर 2 सत्ते हो जाएगा 14, 15 में 14 गया आएगा तो 1 आएगा, फिर हम दशमलव लगाएंगे तो 120 में डाल सकते हैं, 2 पंचे 10। ठीक है, इस तरीके से उत्तर क्या जाता है 77.5 या 77.50 कहें तो ये ए ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें कि 16 दसवें यानी 16/10 और 5 सवें यानी 5/100 का जोड़ क्या होगा। ठीक है, बीच में ये धन है तो जोड़ना है इसको, तो क्या करेंगे हम इसको दशमलव के रूप में लिख लेते हैं क्योंकि विकल्प में इसी तरह से दिया है। तो आप देख रहे हो कि दशमलव पीछे में हम दशमलव है मान के चलें, हर को 1 बनाना है तो ये यहाँ पर एक कदम चलाएंगे तो 1 बन जाएगा, तो उसी तरीके से यहाँ भी ये दशमलव आगे बढ़ जाएगा तो 1.6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दशमलव है ऐसा माने तो ये 1 कदम 2 कदम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, फिर 1 शून्य हम डाल देंगे तो 2 कदम हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये इसको दशमलव के रूप में हम 0.05 ये लिख सकते हैं। अगले स्टेप में होगा क्या, अगले स्टेप में ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1.6 में यदि 0.05 में यदि जोड़ते हो तो क्या आता है, यहाँ पर देखेंगे तो शतांश में 5 है तो 5 लिखेंगे, दशांश में केवल 6 है, दशमलव के नीचे में दशमलव, 1 के नीचे में 1.65 इसका उत्तर होता है। यहाँ पर है बी ऑप्शन 1.65 ये इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है 4 लड़कों की औसत आयु 16 है। तो 4 लड़कों की औसत आयु यदि 16 है तो 4 लड़कों का आयु का योग कितना हो जाएगा, आयु का योग हो जाएगा 16 गुणित 4, सबका 16 है तो 4 से हम उसको क्या कर देंगे, बार बार 16 को जोड़ने के बजाय 4 से हमने उसको गुणा कर दिया। हम क्यों जोड़ रहे हैं आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए 4 सिक्का हो जाएगा आपका 24, हाथ में है 2 और फिर हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 64 हो गया। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि 13 साल की आयु वाला एक लड़का जो है चला जाता है तो उसको हम घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या होगा 64 में 13 हम घटा देंगे तो 4 में 3 गया तो आपका 1, 6 में 1 गया तो 5, 51 आ गया। तो ये क्या है कि 3 लड़कों का आयु हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कि बाकी बचे 3 लड़कों की औसत आयु क्या है। 3 लड़कों की यहाँ पर आयु 51 है तो औसत यदि हमको ज्ञात करना है तो 51 में 3 का क्या करना पड़ेगा, हमको भाग देना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 में 3 गया बच गया 2, 1 के सामने में आएगा तो 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 तो ये हो गया 17 साल। तो 17 साल इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। देखिए 17 साल इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर अगला हम प्रश्न देखें, वो प्रश्न है कि केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं। यहाँ पर वृत्त होता है, वृत्त के मध्य भाग को केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके चारों ओर जो घेराव है इसको बोलते हैं परिधि। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या होगा इसका उत्तर। तो ये डी ऑप्शन देखिए त्रिज्या इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 16 के नीचे की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 16 के नीचे जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, देखिए 13 और 7 तो हो गया आपका 20। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 5 3 8 और 2 10 हो जाता है।
तो 10 और 20 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, और साथ में 11 बचा है तो 11 को भी जोड़ देंगे तो 30 और 11 हो जाएगा आपका 41। 41 है जी हाँ, देखिए सी ऑप्शन 41 ये इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें तो 16 किलोग्राम को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए किलोग्राम, यहाँ पर हम देखें 15 किलोग्राम है और 15 किलोग्राम को किस तरीके से लिख सकते हैं। यदि हम इसको ग्राम के रूप में लिखें तो ग्राम के रूप में हम लिखेंगे तो सीधा सीधा 15 गुणी आपको 1000 ग्राम से इसको गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 15000 ग्राम। ठीक है, 15000 ग्राम के रूप में इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर है क्या 15000 ग्राम? नहीं है, ये ऑप्शन जो है 1500 ग्राम लिखा है जबकि 15000 ग्राम आया है। फिर उसके बाद हम यदि इसको एक तो क्या लिखें, 15 किलोग्राम को यदि डेकाग्राम के रूप में हम लिखते हैं तो डेकाग्राम के रूप में यदि लिखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, 15 को 100 डेकाग्राम से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाकर के क्या हो जाएगा कि 1500 डेकाग्राम होगा। तो 1500 डेकाग्राम है नहीं है, ये तो 150 डेकाग्राम है। अब आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन में 1500 डेकाग्राम है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 डेकाग्राम, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन जो है 1500 डेकाग्राम है तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन ये सही है। आशा है आप सभी को आज का गणितीय प्रश्न सब समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप देख सकें। और हम मिलते हैं एक नए परीक्षण में।